A very good morning, everyone. Today we will do our next topic of company law, that is share certificate and share warrant. तो सबसे पहले बात करते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट? आफ्टर द अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो नेम्स होते हैं हर अलॉटी के या ट्रांसफरी के, जिसको भी शेयर बेसिकली ट्रांसफर किए हुए हैं कंपनी ने, उनके नेम्स कंपनी क्या करती है, एक रजिस्टर में एंटर करती है, जिसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिस पर कंपनी की कॉमन सील होती है, और वो सर्टिफिकेट ये स्पेसिफाई करती है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कंपनी का शेयर होल्डर है और उसको इतने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, ठीक है, कंपनी के। तो वो सर्टिफिकेट क्या कहलाता है? शेयर सर्टिफिकेट। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट एक रिटर्न और कंक्लूसिव एविडेंस होता है, क्योंकि ये प्रूफ करता है कि पर्सन जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं द पर्सन हैविंग सच सर्टिफिकेट इज अ टाइटल होल्डर मेंबर ऑफ अ कंपनी, और उसने जो है जितने भी शेयर्स उसमें मेंशन होंगे उनके लिए जो है पेमेंट कर दी है उस पर्सन ने बेसिकली, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट क्या कहलाता है? शेयर सर्टिफिकेट। या हम ये कह सकते हैं कि शेयर सर्टिफिकेट हमें ये स्पेसिफाई करता है, बेसिकली ये बताता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास इतनी पोजेशन है कंपनी के शेयर्स की, या हम ये कह सकते हैं जो ओनरशिप है शेयर्स की वो लिखी होती है शेयर सर्टिफिकेट में, कि पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ऑनर है कंपनी का, उसके पास इतने शेयर्स हैं उस कंपनी के, ठीक है। वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट कहलाता है शेयर सर्टिफिकेट। और ये शेयर सर्टिफिकेट जो है वो पार्टली और फुली पेड अप शेयर्स के लिए भी इशू किया जा सकता है, और कोई भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है उस शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर सकती है। अब आप लोग स्क्रीन पर शेयर सर्टिफिकेट का परफॉर्मा देख रहे होंगे, जिसमें बेसिकली यहाँ पर ये स्पेसिफाई किया गया है कि सच पर्सन इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड इज हैविंग दीज नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, और साथ ही साथ उसने पर्सन ने जो है इन शेयर्स के लिए पे कर दिया है, ये चीज़ भी स्पेसिफाई है, डेट भी स्पेसिफाई है, पर्टिकुलर उसका मतलब सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है उस पर्टिकुलर पर्सन की भी जिसको भी ये सर्टिफिकेट इशू किया गया है। एंड यहाँ पर आप देख रहे होंगे लास्ट में द सर्टिफिकेट इज हेयर बाय एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी डायरेक्टर, मतलब यहाँ पर एक या दो डायरेक्टर के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है, या अगर कंपनी का सेक्रेटरी है जिसको भी ये शेयर सर्टिफिकेट जो है इशू करने की अथॉरिटी दी गई है, उसके सिग्नेचर बेसिकली यहाँ होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वन विटनेस, और वन विटनेस की इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर प्लस उसके सिग्नेचर भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो अब शेयर सर्टिफिकेट जब भी हम इशू करते हैं तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, मतलब कि क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर सर्टिफिकेट के अंदर इंक्लूडेड होगी। सबसे पहले आता है नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, और सीरियल नंबर शेयर सर्टिफिकेट का, क्योंकि अब कंपनी क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट उन शेयर होल्डर्स को इशू करती है जो भी शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, और जिनको कंपनी ने शेयर्स अलॉट किए गए हैं उनके विद रिस्पेक्ट ही तो शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है। तो सीरियल नंबर भी होना चाहिए, जैसे मैंने मान लो प्रीवियस जो शेयर होल्डर्स हैं उनका जो भी नंबर था, जैसे 5th था, ठीक है, 6th मुझे इशू होने वाला है शेयर सर्टिफिकेट, तो मेरा सीरियल नंबर उसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो सीरियल नंबर ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ द शेयर होल्डर शुड आल्सो बी इंक्लूडेड। कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसने एक्वायर किए हैं एंड व्हाट आर द डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी मेंशन होना बहुत जरूरी है इन द शेयर सर्टिफिकेट। along with that, class of shares, value of the shares in money form, and amount which has been paid by the shareholders for each share, that should also be mentioned in the share certificate. इसके अलावा डेट एंड प्लेस ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट एंड रेवेन्यू स्टैम्प भी उस पर होनी चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट पर होनी चाहिए जब भी शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब लीगल नेक्स्ट टॉपिक कराने से पहले मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताना चाहूँगी। बेसिकली कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो यहाँ पर एक तरीके से जब भी शेयर सर्टिफिकेट कंपनी इशू करती है तो उनको कंपनी को वो फुलफिल करे होने चाहिए, मतलब बेसिकली कंपनी फुलफिल उनको करेगी ही करेगी। कुछ कंडीशंस होती हैं कंपनी के लिए, वो कंडीशन क्या है कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है हर शेयर सर्टिफिकेट पर सिग्नेचर होंगे एटलीस्ट 2 या 1 डायरेक्टर के, या फिर कंपनी के सेक्रेटरी के, मतलब ये सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है। इनके सिग्नेचर के बिना शेयर सर्टिफिकेट
आप एक तरीके से शेयर सर्टिफिकेट ये क्लैरिफाई नहीं करता कि हाँ ये ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है या नहीं है, ठीक है। अगर साइन कंटेन नहीं होंगे तो वो शेयर सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, इज इट क्लियर। तो यहाँ पर सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है कंसर्न अथॉरिटीज के, और कंसर्न अथॉरिटीज कौन से हैं, डायरेक्टर्स हैं और सेक्रेटरी है कंपनी का, इज इट क्लियर। और जिस भी पर्सन का नेम कंपनी के रजिस्टर में एंटर हो जाता है तो within 2 months after the allotment and 1 month after the application for the registration of transfer, उस पर्सन या मेंबर को एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो ये सर्टिफाई करता है कि इतने शेयर्स जो है कंपनी के उस पर्सन के पास हैं। और साथ ही साथ अगर शेयर होल्डर्स एक से ज्यादा सर्टिफिकेट चाहता है रिगार्डिंग द शेयर्स दैट आर अलॉटेड टू हिम, तो वो सेवरल सर्टिफिकेट भी उसको इशू किए जा सकते हैं कंसर्न पर्सन को अपॉन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। एक प्रिस्क्राइब्ड फी उसको पे करनी पड़ेगी और अप्लाई करना होगा टू द कंपनी रिगार्डिंग द कह सकते हो आपकी सेवरल सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो वो भी हो सकते हैं, इज इट क्लियर। और इन केस एनी शेयर और शेयर्स आर हेल्ड जॉइंटली बाय सेवरल पर्सन, मतलब मान लो 100 शेयर्स जो है 50 मैंने एक तरीके से ज्वाइंटली हमने लिए, मैंने और मेरे फ्रेंड ने, ठीक है। तो 50 मेरे मैंने बेसिकली वो शेयर्स परचेज किए और 50 मेरी फ्रेंड ने परचेज किए, मतलब हमने ज्वाइंटली जो है एक तरीके से क्या किया है, शेयर्स लिए हैं कंपनी के। तो उस केस में अगर हम दोनों में से किसी एक को सर्टिफिकेट पहुंच जाता है तो ये मान लिया जाएगा कि कंपनी ने शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया है और भेज भी दिया है, उसकी डिलीवरी हो गई है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है लीगल इफेक्ट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। लीगल इफेक्ट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट में क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि जो एक शेयर सर्टिफिकेट होता है वो कंक्लूसिव एविडेंस होता है, किसका, टाइटल का एज वेल एज तो पेमेंट का। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपके लिखे गए हैं, प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल एज वेल एज एस्टोपल एज टू पेमेंट। तो सबसे पहले करते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल। मतलब कि प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल का क्या मतलब है कि ये जो शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है ये इस फैक्ट को दर्शाता है कि जिस भी पर्सन को ये शेयर टाइटल ट्रांसफर किया गया है he has the lawful या एक तरीके से he has the legal right to such shares जो भी सर्टिफिकेट में मेंशन है। या हम सरल भाषा में अगर बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कंसर्न शेयर होल्डर है वो ओनर है उन स्पेसिफिक शेयर्स का या स्टॉक का जो भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन किए गए हैं। और दूसरी चीज ये आती है कि जो भी शेयर सर्टिफिकेट इशू करता है पर्सन वो कंपनी के बिहाफ पर इशू करता है और उसको अथॉरिटी होगी ये इशू सर्टिफिकेट जो है ये इशू करने की। प्लस वो पर्सन जो भी शेयर सर्टिफिकेट को इशू कर रहा है वो ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, अनऑथोराइज पर्सन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अनऑथोराइज पर्सन होगा तो उस केस में जो कंपनी है वो लायबल नहीं होगी टू एक्सेप्ट दैट सच सर्टिफिकेट, इज इट क्लियर। सेकंड पॉइंट आता है एस्टॉपल एज टू पेमेंट। जो शेयर सर्टिफिकेट है वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, मतलब निर्णायक सबूत है जो ये कहता है कि जो शेयर होल्डर ने जो भी शेयर्स उसमें सर्टिफिकेट में मेंशन है उसके लिए पेमेंट कर दी है, उनके विद रिस्पेक्ट पेमेंट हो चुकी है। मतलब ये कि जो शेयर सर्टिफिकेट में शेयर्स मेंशन है दैट आर फुली पेड अप, ठीक है। बाद में कंपनी ये क्लेम नहीं कर सकती दैट दे आर नॉट फुली पेड अप, मतलब कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि निर्णायक सबूत है इस चीज का कि पर्सन ने उस जिस पर्सन को ये या जिस शेयर होल्डर को ये सर्टिफिकेट दिया गया है या टाइटल दिया गया है उस पर्सन ने उन सर्टिफिकेट में मेंशन शेयर्स के लिए पेमेंट कर दी होगी, ठीक है। तो ये थे लीगल इफेक्ट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू शेयर सर्टिफिकेट। कुछ प्रोविजंस हैं जो फॉलो करने बहुत ज़रूरी हैं किसी भी कंपनी को जब भी वो शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। तो वो प्रोविजंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इशू और डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। कोई भी कंपनी जो है सर्टिफिकेट एक तरीके से डिलीवर करती है रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज़ जो भी उन्होंने अलॉट की हैं किसी भी शेयर होल्डर्स को, तो एक टाइम लिमिट होता है, विद इन दैट ओनली दे हैव टू इशू दैट शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। और वो टाइम लिमिट क्या है, विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, within the period of 2 months from the date of allotment, and within the period of 1 month from the date of transfer or transmission of securities। और एक लास्ट आता है within the period of 6 month in case जो allotment है वो डिबेंचर के केस में हुई है,
ठीक है। तो ये टाइम पीरियड मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द कंसर्न्ड शेयर होल्डर्स, उन शेयर्स के लिए जितने के लिए भी कंपनी ने उसको शेयर्स अलॉट किए हैं। इज इट क्लियर? तो ये टाइम पीरियड जो है वो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। दूसरी चीज ये है कि जब भी शेयर होल्डर जो है वैसे तो शेयर होल्डर को एक सर्टिफिकेट मिलता है जो भी शेयर्स के लिए उसने शेयर कंपनी के लिए अप्लाई किया था और जितने भी शेयर्स उसको कंपनी ने अलॉट किए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ये चीज भी आती है कि अगर किसी पर्सन ने ज्वाइंटली शेयर्स के लिए शेयर्स जो है अलॉटेड हुए किसी पर्सन को ज्वाइंटली, मान लो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर मान लो मैंने और मेरी फ्रेंड ने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, 50 के लिए 50 मैं परचेज करती हूँ और 50 कौन परचेज करता है, मेरी फ्रेंड परचेज करती है। तो जैसे ही मुझे शेयर सर्टिफिकेट इशू हुआ, मेरी फ्रेंड को नहीं हुआ लेकिन मुझे हो गया, तो ये मान लिया जाएगा कि शेयर सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो गया है टू द कंसर्न शेयर होल्डर्स, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स। इज इट क्लियर? दूसरी चीज इसमें ये है कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है इन केस द डिलीवरी ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, तो उस केस में जो अलॉटी है या ट्रांसफरी है वो क्या कर सकता है, नोटिस दे सकता है कंपनी को, ठीक है। अगर डिफॉल्ट रेटिफाई नहीं हुआ विद इन 10 डेज ऑफ दैट नोटिस, तो अलॉटी क्या कर सकता है, कंपनी ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कंपनी ट्रिब्यूनल को वो अप्लाई करेगा और जो डिलीवरी है दैट शुड बी एज पर द सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। मतलब ये डिफॉल्ट हुआ है अगर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर अलॉटी के पास ये पावर है कि वो ये काम कर सकता है एज पर द सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है इशू ऑफ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अगर इन केस किसी पर्सन का, किसी शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गया है, मतलब ओरिजिनल जो शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम हो गया है या उसको डिस्ट्रॉय हो गया है बेसिकली, तो उस केस में जो होल्डर है शेयर्स का वो अप्लाई कर सकता है कंपनी को, एक एप्लीकेशन देगा अलोंग विद द फी एज वेल एज अलोंग विद द लीगल डिक्लेरेशन। मतलब लीगल डिक्लेरेशन वो सर्कमस्टांसेस बताएगा कि किस तरीके से उसका सर्टिफिकेट जो है वो गुम हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट जो होल्डर्स है, उस शेयर सर्टिफिकेट का जो होल्डर है वो बेसिकली इंडेमिनिटी बॉन्ड देगा कंपनी को, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को बेसिकली प्रोटेक्शन मिल जाती है इस बॉन्ड से कि जो भी लॉस हुआ है वो कंपनी का उसमें कोई नहीं है, वो एक जो शेयर होल्डर है या कह सकते हैं जो भी शेयर सर्टिफिकेट जिसको भी इशू किया गया है वो उसकी गलती की वजह से ही गुम हुआ है, ठीक है। जैसे ही कंपनी को यहाँ पर उसकी एप्लीकेशन मिलती है रिगार्डिंग द कि जो शेयर सर्टिफिकेट है वो गुम हो गया है, तो कंपनी क्या करती है, एक एडवर्टीजमेंट देती है रिगार्डिंग द लॉस सर्टिफिकेट इन द न्यूज़पेपर और ऑन द टीवी। तो कंपनी को अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, वो टाइम स्पेसिफाई करती है कि इस टाइम पीरियड में जो है इंफॉर्मेशन अगर मिल जाती है रिगार्डिंग द लॉस्ट सर्टिफिकेट, तो वो जो है कंपनी को कोई भी पर्सन अगर देता है तो वो टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर देती है कि विद इन दिस टाइम जो है एक तरीके से अगर आप लोगों को पता चले तो हमें इन्फॉर्म कर दिए अगर ये लॉस्ट सर्टिफिकेट जो है आपको मिला है कहीं भी, ठीक है। तो अगर नहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग द जो भी एडवर्टीजमेंट दी गई थी कंपनी के द्वारा, तो कंपनी क्या कर सकती है, एक डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है और उस सर्टिफिकेट पे मार्क भी करती है कि ये डुप्लीकेट है और उसको कंपनी रजिस्टर में एंटर कर लेती है कि इस कंसर्न पर्सन को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू हुआ है बिकॉज उसका सर्टिफिकेट जो है वो गुम हो गया था, ठीक है। लास्ट पॉइंट आता है पेनल्टी। अगर कंपनी की इंटेंशन पर्सन से एक तरीके से पर्सन को डिफ्रॉड करने की है, ठीक है, जिसको भी वो शेयर सर्टिफिकेट या डुप्लीकेट सर्टिफिकेट वो जानबूझकर एक तरीके से उनके मन में ये मंशा थी कंपनी के कि हमें घपला करना है, तो एक तरीके से फ्रॉड करने के पर्पज से वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो है शेयर्स के लिए वो इशू करता है, तो उस केस में कंपनी विल बी पनिशेबल विद द फाइन दैट विल नॉट बी लेस देन 5 टाइम्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स जो भी सर्टिफिकेट में मेंशन है, या अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो वो एक्सटेंड भी हो सकती है 10 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है। और
10 करोड़ रुपीज विच एवर इज द हायर, जो भी हायर होगा वो उसके ऊपर पर्सन के ऊपर फाइन लगेगा, वो कंपनी के ऊपर बेसिकली फाइन लगेगा, ठीक है। एंड अगर कोई ऑफिसर भी डिफॉल्ट में इंक्लूडेड होता है देन दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर द एक्शन अंडर द सेक्शन 447 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। तो ये थे लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग द शेयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट टॉपिक आता है शेयर वारंट। अब शेयर वारंट क्या होता है? कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर वारंट को इशू कर सकती है अंडर अ कॉमन सील, और वो इशू करेगी ओनली फॉर इट्स फुली पेड अप शेयर्स। और इस वारंट को जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू करती है, इसको हम बोलते हैं इस सर्टिफिकेट को हम बोलते हैं शेयर वारंट। तो जब भी कंपनी शेयर वारंट को इशू करती है तो सबसे पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर वारंट को इशू करने के रिगार्डिंग प्रोविजन होना बहुत ज़रूरी है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन भी लेनी होगी जब भी कंपनी शेयर वारंट को इशू करती है। एज पर कंपनीज एक्ट 1956, यहाँ पर जब भी शेयर वारंट इशू करती थी कंपनी, सिर्फ प्रोविजन होना बहुत ज़रूरी था आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ती थी उस टाइम पे। बट एज पर रिसेंट एक्ट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी बहुत ज़रूरी है रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर वारंट। इज इट क्लियर? एक चीज़ और कि किसी पर्सन के पास अगर शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में ही शेयर वारंट इशू हो सकता है। मतलब शेयर वारंट कोई कंपनी पहले ही शेयर वारंट नहीं इशू करेगी, वो पहले शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी उस पर्सन को, फिर उसकी डिमांड पर ही वो शेयर वारंट उसको इशू करती है। इज इट क्लियर? और शेयर वारंट एक बियरर डॉक्यूमेंट होता है। बियरर डॉक्यूमेंट मतलब जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट होगा वही उसका ऑनर होगा उस डॉक्यूमेंट का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नाम स्पेसिफाई नहीं किया होता पर्सन का जिसको भी आप वो शेयर्स जो है वो अलॉट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो शेयर वारंट एक बियरर डॉक्यूमेंट होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये स्पेसिफाई करता है जिसके पास भी वारंट होगा, शेयर वारंट होगा, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू द शेयर्स जो भी वारंट में स्पेसिफाइड है, एंड ही विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फ्यूचर डिविडेंड ऑन द शेयर्स जो भी वारंट में जो है स्पेसिफाइड किए गए हैं, ठीक है। वही ओनर होगा, जितने भी शेयर्स लिखे होंगे उनका मालिक भी कौन होगा? वही पर्सन होगा जो भी जिसका भी जिसके हाथ में वो शेयर वारंट है बेसिकली, ठीक है। और शेयर वारंट को हम एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है बाय द डिलीवरी ऑफ वारंट। मतलब अगर मान लो मेरे पास शेयर वारंट है, मैं अपनी फ्रेंड को वो ट्रांसफर कर देती हूँ, ठीक है। तो वो ट्रांसफर के लिए रजिस्ट्रेशन होना नेसेसरी नहीं है, मतलब ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ज़रूरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ शेयर वारंट के केस में वारंट को अगर आप खुद उसके हाथ में दे दो तो मतलब यहाँ पर वो मान लिया जाता है कि वो ट्रांसफर हो गया शेयर वारंट आपकी फ्रेंड को। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ओनर कौन बन जाएगा? मेरी फ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास था, मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया। उसमें नाम तो होता नहीं है, सिर्फ शेयर स्पेसिफाइड होते हैं, तो मैं उनको उसकी मालकिन बना देती हूँ, ठीक है, अपनी फ्रेंड को ही बना देती हूँ यहाँ पर। इज इट क्लियर? तो यहाँ मेयर ट्रांसफर से भी, मेयर डिलीवरी ऑफ वारंट से भी जो है शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं इन केस ऑफ शेयर वारंट। इज इट क्लियर? शेयर वारंट पर शेयर होल्डर का नेम नहीं लिखा होता है, सिर्फ पोजीशन लिखी होती है। तो हम ये कह सकते हैं ओनली पोजीशन ऑफ वारंट विल बी द लॉफुल प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर उसकी जिसके भी हाथ में वो शेयर वारंट होगा वो ही ओनर होगा, हम ये कहेंगे, क्योंकि उसमें नेम तो लिखा नहीं होता। शेयर सर्टिफिकेट में नेम लिखा होता है और होल्डर के स्पेसिफाई किया होता है कि इतने शेयर्स इस पर्सन के पास है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शेयर वारंट में ये चीज स्पेसिफाई नहीं की गई होती है। इज इट क्लियर? और एक चीज और इसमें मेंशन करना चाहूंगी, शेयर वारंट के साथ कुछ डिविडेंड कूपन्स अटैच होते हैं, ठीक है। डिविडेंड कूपन्स अटैच होंगे हर वारंट के साथ, और उसमें डेट भी होगी ऑन विच द डिविडेंड विल बी पेड बाय द कंपनी। जैसे ही कंपनी के सामने आप उस कूपन को प्रेजेंट करते हो, शेयर वारंट को प्रेजेंट करते हो, तो आप डिविडेंड क्लेम कर सकते हो और कंपनी विल बी पेइंग यू द डिविडेंड, ठीक है, जो भी आपकी डिविडेंड बनती है ऑन शेयर्स के ऊपर। इज इट क्लियर? तो शेयर वारंट का मतलब समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटेंट्स ऑफ शेयर वारंट। अब जो शेयर वारंट होता है उसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या क्या कंटेंट होती है? कंपनी का नेम होगा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होगा, ठीक है, सीरियल नंबर ऑफ शेयर वारंट भी होगा, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स मेंशन किए गए हैं, मतलब एक तरीके से आप पर्सन को कितने नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो, तो वो भी चीज़ भी यहाँ पर मेंशन होगी, और प्लस उनकी वैल्यू शेयर्स की भी मेंशन की गई होगी। एंड जब भी शेयर वारंट इशू
किया जाएगा वो डेट मेंशन होगी, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर और 1 डायरेक्टर के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है, प्लस जो कंपनी का सेक्रेटरी है उसके सिग्नेचर होने भी बहुत जरूरी है, और उस पर कंपनी अपनी कॉमन सील जो भी स्टैम्प होगी कंपनी की अगर है तो वो वहां पर लगाएगी। ठीक है, वो ये स्पेसिफाई करता है कि कंपनी ने उसको इतने शेयर्स दिए हैं। बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से राइट दिया है कि वो इन शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है जब भी एट अ फिक्स्ड टाइम एंड अ फिक्स्ड टाइम पीरियड वहाँ स्पेसिफाई हो जाता है, फिक्स्ड डेट एंड फिक्स्ड प्राइस भी यहाँ पर मेंशन होता है बेसिकली। इज इट क्लियर? तो वो मतलब एक तरीके से उन शेयर्स का ओनर है, ये स्पेसिफाई करने के लिए कंपनी यहाँ पर सिग्नेचर कंपनी के डायरेक्टर्स के सेक्रेटरी के सिग्नेचर होने बहुत जरूरी है, कंपनी की कॉमन सील होनी बहुत जरूरी है, और कंपनी का नेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि वो ये स्पेसिफाई करता है कि सर्टेन कंपनी के इतने शेयर्स उस पर्सन के पास है, मतलब वो इतने शेयर्स का ओनर है बेसिकली। इज इट क्लियर? तो ये थे कंटेंट्स ऑफ शेयर वारंट। नेक्स्ट आता है कंडीशन। जब भी शेयर वारंट इशू किया जाएगा तो सर्टेन कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है बाय द कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो शेयर वारंट सर्टेन कंडीशंस के अंडर ही इशू होता है। कंपनी जब भी इशू करती है तो कुछ कंडीशंस फॉलो करती है। वो कंडीशंस क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि शेयर वारंट जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स ही इशू कर सकती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट को इशू नहीं कर सकती। यही मेन डिफरेंस है बिटवीन द बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। शेयर वारंट हमेशा पब्लिक कंपनी ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही इशू कर सकती है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट दोनों ही कंपनीज यहाँ पर इशू कर सकती हैं। इज इट क्लियर? दूसरी चीज है, इट कैन ओनली बी इशूड इफ द आर्टिकल ऑफ द कंपनी हैव द प्रोविजन फॉर द इशू ऑफ वारंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ये चीज मेंशन है, और मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऑथोराइज करता है कंपनी को कि वो शेयर वारंट इशू कर सकती है, तो तभी करेगी उस केस में, वरना नहीं करेगी। ठीक है, शेयर वारंट इशू होगा ओनली विद द प्रायर कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैंने जब शेयर वारंट का मतलब बताया था तब भी कहा था आपको कि शेयर वारंट एक तो आर्टिकल में प्रोविजन होना बहुत जरूरी है, तब इशू हो सकता है। दूसरा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन ली होगी उस कंपनी ने, तभी वो शेयर वारंट को इशू कर सकती है। और 1956 के एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956 के एक्ट में ऐसा कोई सच प्रोविजन नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, उसकी परमिशन से रिलेटेड। लेकिन एज पर द रीसेंट एक्ट जो भी अमेंडमेंट्स हुई हैं रीसेंट एक्ट में, तो उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो कंपलसरी कर दी है फॉर द एवरी कंपनी दैट इज इशूइंग द शेयर वारंट। लास्ट पॉइंट आता है अंडर द कंडीशंस की जो शेयर्स मेंशन होंगे शेयर वारंट में, जब भी शेयर वारंट इशू किया गया होगा तो उसमें जो शेयर्स मेंशन होंगे वो हमेशा फुली पेड अप शेयर्स होंगे, पार्टली पेड अप नहीं हो सकते। और यही मेन डिफरेंस हम कह सकते हैं हो सकता है बिटवीन द शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट की। शेयर वारंट इशू होता है ओनली फॉर द फुली पेड अप शेयर्स, बट शेयर सर्टिफिकेट पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए भी हो सकता है और फुली पेड अप शेयर्स के लिए भी हो सकता है। क्लियर है? तो साथ साथ मैं आपको डिफरेंसेस भी बताती जा रही हूँ कि दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंसेस क्या है। इज इट क्लियर? तो आपको चारों पॉइंट्स क्लियर होगी, चारों कंडीशंस क्लियर होगी। नेक्स्ट आता है इफेक्ट्स ऑफ इशू ऑफ शेयर वारंट। बेसिकली व्हाट आर द इफेक्ट्स? क्या इफेक्ट्स होते हैं जब भी शेयर वारंट इशू किया जाता है? तो पहली चीज ये कही गई है कि शेयर वारंट इशू ही फुली पेड अप शेयर्स के लिए होता है जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है ओनली बाय द मेयर डिलीवरी ऑफ वारंट। मतलब हम ये कह सकते हैं कंक्रक्स, अगर मैं इस पॉइंट का बोलूं कि ये है कि जो शेयर वारंट है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप किसी को भी वो फुली पेड अप शेयर्स का जो सर्टिफिकेट है, यानी इश्यू शेयर वारंट इशू हुआ है आपको, वो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो ओनली बाय द डिलीवरी ऑफ वारंट। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की नीड नहीं है रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है जो भी शेयर वारंट जब भी इशू किया जाएगा तो कंपनी क्या करेगी, जो मेंबर्स का रजिस्टर्स है उनमें मेंबर्स के नेम बेसिकली मेंशन करेगी जिनको भी शेयर वारंट इशू किया गया है, एंड दे आर सीजेस टू बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, और वो मेंबर होंगे कंपनी के। लेकिन साथ ही साथ जब भी वो शेयर वारंट रजिस्टर्स में नेम मेंशन करती है तो कुछ पर्टिकुलर्स लिखती है, मतलब कुछ हेड्स बनाती है। वो हेड्स क्या बनाएगी कि द फैक्ट दैट द वारंट हैज बीन इशूड, कि ये मेंशन करेगी दैट द वारंट शेयर वारंट हैज बीन इशूड टू द पर्टिकुलर पर्सन। उन स्टेटमेंट लिखेगी रिगार्डिंग द शेयर्स जो भी स्पेसिफाइड है वारंट में, प्लस द डेट ऑफ द वारंट भी मेंशन की जाएगी इन द पर्टिकुलर्स। मतलब कि ये तीन ही पर्टिकुलर्स होने बहुत जरूरी है। नाम नूम पता पुता कुछ एड्रेस कुछ नहीं लिखा जाएगा उस पर्सन का। क्या लिखा जाएगा कि शेयर वारंट इशू हो गया है और इतने शेयर्स के लिए इशू है और इस डेट पर इशू हुआ है बेसिकली। इज इट क्लियर?
नेक्स्ट आता है जो बियरर है शेयर वारंट का, उसको सेम राइट्स नहीं मिलते जैसे मेंबर्स ऑफ द कंपनी को मिलते हैं, क्योंकि मेंबर्स ऑफ द कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द जनरल मीटिंग एंड दे आल्सो कैन वोट फॉर इन द जनरल मीटिंग। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये चीज मेंशन है ओनली, तभी शेयर जो बियरर है शेयर वारंट का वो एंटाइटल होगा उन राइट्स के लिए जो भी मेंबर्स ऑफ द कंपनी को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इफ देयर इज प्रोविजन इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनीज रिक्वायरिंग अ डायरेक्टर टू होल्ड अ स्पेसिफाइड शेयर क्वालिफिकेशन, जो बियरर है शेयर वारंट का इज नॉट डीम्ड टू बी द होल्डर ऑफ द शेयर स्पेसिफाइड इन वारंट। कहने का ये मतलब है किसी डायरेक्टर, अगर कोई पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है कंपनी का, तो उस पर्सन को क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है वो बाय करने पड़ते हैं कंपनी से, और उनके लिए पे भी करना पड़ता है। इज इट क्लियर? तो अगर मान लो कोई बियरर है शेयर वारंट का और वो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो एलिजिबल होना चाहता है फॉर द डायरेक्टर, तो उसको क्वालिफिकेशन शेयर्स बाय करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन शेयर्स ना बाय करके वो शेयर वारंट को ही प्रेजेंट कर देता है बिफोर द कंपनी दैट ही हैज द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। बट यहाँ पर कहा गया है कि शेयर वारंट को आप इन रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन शेयर्स जो डायरेक्टर को बाय करने होते हैं फॉर बिकमिंग द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, वो प्रेजेंट नहीं कर सकते आप, आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स ही बाय करने पड़ेंगे। आप शेयर वारंट नहीं प्रेजेंट कर सकते उनके सामने कि हाँ मैंने शेयर वारंट तो ले रखा है इस कंपनी का तो मैं मेरे को डायरेक्टर बना दूं, नहीं, आपको क्वालिफिकेशन शेयर्स जो है वो बाय करने पड़ेंगे टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? तो इसीलिए कहा गया है जो बियरर है शेयर वारंट का इज नॉट डीम्ड टू बी द होल्डर ऑफ शेयर स्पेसिफाइड इन द वारंट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आता है इफ द कंपनी एंटर्स द नेम ऑफ द बियरर ऑफ शेयर वारंट इन इट्स रजिस्टर ऑफ द मेंबर, तो कंपनी शैल बी लाइबल फॉर द सेम, मतलब कंपनी उसको लाइबल होगी। यहाँ पर जो बियरर है शेयर वारंट का वो मेंबर बन सकता है कंपनी का, लेकिन उन पर्पस के लिए ही बन सकता है जो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर कोई पर्पस मेंशन है उस के लिए, और कंपनी उन्हीं पर्पसेस के लिए लाइबल होगी टू द बियरर ऑफ द शेयर वारंट। इज इट क्लियर? लास्ट आता है कंपनी इज ऑब्लाइज्ड बाय द लॉ टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स शेयर वारंट होल्डर इन इट्स एनुअल रिटर्न। यहाँ पर कंपनी जो है बाय द लॉ कंपनी को जो है यहाँ पर स्टेटमेंट, जब भी वो शेयर वारंट एनुअल रिटर्न फाइल करती है तो उस एनुअल रिटर्न में वो शेयर वारंट होल्डर्स की स्टेटमेंट भी देगी, उनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी इन द एनुअल रिटर्न। लास्ट छोटा सा टॉपिक है, वैसे तो ये पॉइंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ जब शेयर होल्डर का मीनिंग मैंने बताया था और कुछ कंडीशंस बताई थी व्हाइल इशूइंग द शेयर वारंट, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ। जो आर्टिकल ऑफ कंपनी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है कंपनी का, उसमें कुछ प्रोविजंस होते हैं रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, सॉरी शेयर वारंट। तो जब भी शेयर वारंट जो है इशू किया जाता है तो कुछ कंडीशंस फॉलो की जाती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन मेंशन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इफ दे आर ऑथोराइज कैन इशू शेयर वारंट फॉर फुली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। वो क्या कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर उनको अथॉरिटी है एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वो शेयर वारंट इशू कर सकते हैं फॉर फुली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर वो यहाँ पर वो तभी कर सकते हैं अगर शेयर होल्डर से कोई एप्लीकेशन आई है और उसके साथ शेयर सर्टिफिकेट भी अटैच है, और वो जो एप्लीकेशन है वो ड्यूली स्टैम्प्ड है और विटनेस है फ्रॉम द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो अगर वो एप्लीकेशन रिसीव होती है किसी पर्सन को, सॉरी किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, तो उस केस में वो शेयर सर्टिफिकेट के विद इन रिस्पेक्ट वो शेयर वारंट इशू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि जो बियरर है शेयर वारंट का वो सरेंडर कर सकता है अपना वारंट टू द कंपनी फॉर कैंसलेशन एंड रिक्वेस्ट फॉर द एंट्रेंस ऑफ हिज नेम इन द कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो बियरर है शेयर वारंट का वो अपना शेयर वारंट जो है वो सरेंडर कर सकता है कंपनी को कभी भी, ठीक है? और उसके लिए उसको कंपनी को एक रिक्वायर्ड फी भी डिपॉजिट करनी पड़ती है, प्लस वो रिक्वेस्ट करता है कंपनी को उसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर किया जाना चाहिए। तो जब तक ये काम होता है, ये प्रोसीजर होता है, तो जो बियरर है शेयर वारंट का वो सेम राइट एंजॉय करता है जैसे कि जो रजिस्टर मेंबर है कंपनी का वो एंजॉय करता है, ठीक है? मतलब सेम राइट होंगे, जैसे मेंबर्स के राइट होंगे सेम उसी पर्सन के बियरर जो होता है शेयर वारंट का उसके भी राइट होंगे। अगर उसने जो है एक तरीके से कंपनी को अप्लाई किया है, एक तरीके से अपना शेयर वारंट सरेंडर किया है कंपनी को फॉर द कैंसलेशन, ठीक है, तभी उसी केस में वो एंजॉय कर सकता है सेम राइट एज टू द मेंबर ऑफ द कंपनी।
नेक्स्ट आता है कि जो बियरर है शेयर वारंट का, ही इज एंटाइटल्ड टू ऑल सच प्रॉफिट एज वेल एज डिविडेंड एज द राइट ऑफ द शेयर होल्डर। जैसे शेयर होल्डर को मिलते हैं कुछ राइट्स रिगार्डिंग द प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, तो उस केस में जो बियरर है शेयर वारंट का उसको भी सारे राइट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिविडेंड के साथ कुछ कूपन अटैच होते हैं। डिविडेंड मतलब जब भी शेयर वारंट इशू होता है तो उसके साथ कुछ शेयर वारंट के साथ कुछ कूपन अटैच होते हैं। वो कूपन जब भी कंपनी वो पर्सन बियरर जो होता है वो प्रेजेंट करता है बिफोर द कंपनी, तो कंपनी उसको डिविडेंड पे कर देती है। इज इट क्लियर? उस पर कुछ डेट्स मेंशन होती हैं, तो उस डेट को एक तरीके से उस डेट के अकॉर्डिंग ही उसको डिविडेंड पे की जाती है। लास्ट पॉइंट आता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो टाइम टू टाइम कुछ रूल्स बनाते रहते हैं रिगार्डिंग द इशू ऑफ शेयर वारंट, कि जब भी शेयर वारंट इशू होगा तो कुछ कंडीशंस, मतलब उनके रूल्स जो है वो चेंजेबल हैं, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं। इन केस द ओरिजिनल सर्टिफिकेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, मतलब अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट लॉस्ट या डिस्ट्रॉय भी हो गया तो उस केस में भी कुछ रूल्स चेंज होंगे इशुएंस से रिगार्डिंग। और अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रॉय या एक तरीके से खो गया है, तो उस केस में जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो रूल्स जो है वो बनाते रहते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू।